साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यूनिट 3 पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए देखने वाले हैं। इस यूनिट से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए सबसे पहले यूनिट 3 के बारे में देख लेते हैं। इसकी रूपरेखा क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। चलिए तो सबसे पहले हम सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उसे देखना है, उसे जान लेते हैं। यूनिट 3 में पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, जो कि 3 नंबर का प्रश्न इससे बनता है। इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास, ये लिमिट टॉपिक है इसमें। हालांकि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसे लिमिट भी नहीं कह सकते क्योंकि 3 नंबर बहुत होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, इसमें सबसे पहला जो बिंदु है हमारा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार। आइए इसका अर्थ पहले समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार का अर्थ है वह मुख्य चिंताएं, उद्देश्य, मूल्य और व्यापक मुद्दे जिन पर पूरा ईवीएस पाठ्यक्रम आधारित होता है। सरल शब्दों में सरोकार वे बातें हैं जिनकी चिंता करते हुए, जिनको ध्यान में रखते हुए ईवीएस की रचना और शिक्षण किया जाता है। आइए, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस कार्यक्रम 4 मुख्य घटकों पर आधारित होता है या ईवीएस की 4 अपेक्षाएं हैं। सरोकार के तहत 4 मुख्य अपेक्षाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है इससे प्रश्न। तो 4 अपेक्षाएं कौन कौन सा है। सबसे पहला है मूल्यों की समझ या सही गलत की समझ, दूसरा है अवधारणाओं की समझ, तीसरा है जानकारियों का संग्रह और चौथा है कौशलों का विकास। सबसे पहला देखते हैं, पहली अपेक्षा मूल्यों की समझ। इसमें जो है ईवीएस की पहली अपेक्षा है सही और गलत की समझ, मूल्यों की समझ, जिसमें बच्चे कहानियों, अनुभव और रोजमर्रा की घटनाओं से सीखते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन गलत। इससे बच्चों में तर्क, जिम्मेदारी, सहयोग, सम्मान और सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं। वे धीरे धीरे अपने निर्णय के कारण भी समझने लगते हैं। तो पहली अपेक्षा है मूल्यों की समझ, जिसमें बच्चा किस प्रकार से कहानियों, अनुभव और रोजमर्रा की घटनाओं से जो है सही गलत जो कार्य है उसे समझ लेते हैं। ये पहली अपेक्षा है सरोकार, पर्यावरण के अध्ययन के सरोकार की। दूसरी अपेक्षा की बात करें तो अवधारणाओं की समझ। बच्चे किसी चीज को सिर्फ परिभाषा से नहीं बल्कि अवलोकन, तुलना, अनुभव और चर्चा से समझते हैं। जैसे मिट्टी क्या है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, पानी के रूप क्या हैं। अवधारणाओं की समझ समय के साथ गहरी होती जाती हैं और आगे चलकर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की नींव रखती हैं। तो दूसरी अपेक्षा क्या है, अवधारणाओं की समझ, जो अवलोकन, तुलना, अनुभव और चर्चा से आती हैं या अवधारणाएं धीरे धीरे विकसित होती जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तीसरी अपेक्षा। तीसरी अपेक्षा है सही जानकारी को पहचानना और इकट्ठा करना। बच्चे अवलोकन, प्रश्न पूछने, सर्वे, बातचीत और अनुभव से जानकारी लेते हैं। वे सीखते हैं कि कौन सी जानकारी जरूरी है और इसका उपयोग कैसे करना है। यानी जानकारी को केवल याद नहीं करना है बल्कि वास्तविक जीवन में लागू करना है। यह तीसरी अपेक्षा है। चौथी अपेक्षा की बात करें तो कौशलों का विकास। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा है कौशलों का विकास। ईवीएस बच्चों में अनेक कौशल विकसित करता है और वो कौशल कौन कौन सा है, अवलोकन, मापन, तुलना, समस्या समाधान, विश्लेषण, प्रयोग करना, सहयोग, संवाद और प्रस्तुति। ये कौशल बच्चों को सोचने, समझने और वास्तविक जीवन में निर्णय लेने के योग्य बनाते हैं। तो ये रही पर्यावरण की 4 अपेक्षाएं, पर्यावरण अध्ययन की ये 4 अपेक्षाएं हैं ये, या फिर इसे सरोकार भी कह सकते हैं। ईवीएस की ये चारों अपेक्षाएं बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती बल्कि उन्हें सोचने वाला, समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। यही पर्यावरण अध्ययन का असली उद्देश्य है। आइए, जो हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है अवधारणाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, देखते हैं। सबसे पहले हम अवधारणा निर्माण क्या है इसे समझते हैं। तो अवधारणा, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं, किसी वस्तु, घटना, प्रक्रिया या विचार के बारे में संगठित समझ। याद रखिएगा अवधारणा क्या है, तो संगठित समझ, जो अपने
अनुभवों, इंद्रियों और रोजमर्रा की स्थितियों से बनाते हैं। अवधारणाएं बच्चों को तैयार रूप में नहीं सिखाई जाती, बल्कि वे अनुभव, अवलोकन, तुलना और प्रयोग से स्वयं बनाते हैं। अर्थात अवधारणाएं तैयार रूप में नहीं सिखाई जा सकती, जबकि अवधारणा जो है बच्चे खुद अनुभव, अवलोकन, तुलना और प्रयोग से स्वयं बनाते हैं, धीरे धीरे विकसित होती है किसी तथ्य के ऊपर या किसी जानकारी के ऊपर या किसी सीखने के ऊपर। अगला है बच्चों में अवधारणा का निर्माण कैसे होता है। तो अवधारणा का निर्माण जो है अनुभव से होता है, नॉट मेमोराइजेशन। समझ हमेशा अनुभव जनित होती है, किसी रेडीमेड जानकारी से नहीं, या पहले से बना हुआ जानकारी से नहीं, कई उदाहरणों से होता है। तो ये स्टेप्स जानिए अवधारणा निर्माण की। पहला अनुभव, दूसरा कई उदाहरणों से। एक ही चीज के अनेक रूपों और परिस्थितियों को देखकर बच्चे धीरे धीरे स्थायी अवधारणा बनाते हैं। जैसे गाय से दूध, गोबर, घी, दही, छाछ, गोमूत्र आदि जो है गाय से प्राप्त होते हैं, ये समझने लगते हैं या समझ जाता है बच्चा। अगला है मानसिक वर्गीकरण, ग्रुपिंग। नेक्स्ट स्टेप है बच्चे समान बातों को जोड़कर अलग बातों को अलग करके अवधारणा तैयार करते हैं। इसे मानसिक संगठन या मेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला है भाषा की मदद। बच्चे अपने अनुभव को शब्द देते हैं, नाम बताते हैं, तुलना करते हैं, वर्णन करते हैं। भाषा अवधारणा निर्माण की सबसे बड़ी सहायक है। तो भाषा अवधारणा निर्माण की सबसे बड़ी सहायक है, ये भी याद रखिएगा। इंद्रियों की भूमिका देखते हैं। हमारा संपूर्ण ज्ञान इन 5 इंद्रियों पर आधारित है। नेत्र, जिसमें रंग, आकार, गति ये सब हम देख सकते हैं। कान, आवाज़, शोर, संगीत ये सब सुनते हैं। नासिका, जिससे गंध या सांस लेते हैं। जीभ, जिससे स्वाद लेते हैं। त्वचा, गर्मी, ठंडक, कठोरता, मुलायमपन ये सभी हम अनुभव करते हैं। इन्हीं से प्राप्त अनुभव अवधारणाओं का आधार बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवधारणाओं का मानसिक संजाल, कॉन्सेप्ट नेटवर्क। मन में अवधारणाएं नेटवर्क की तरह जुड़ी होती है। जैसे गाय एक शब्द है और गाय बोलने से हमारे दिमाग में बहुत से सारे उससे जुड़ी अवधारणाएं आने लगती हैं। जैसे कि गाय से गाय बच्चा देती है, गाय को हम चारा खिलाते हैं तो दूध देती है, और जो कम वसा युक्त होती है। गाय का जो गोमूत्र होता है वह आयुर्वेद में दवाइयों का काम आता है। गाय जो गोबर देती है, गोबर से उपले बनते हैं। उपले का हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में, और वही बायोगैस के रूप में भी ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन। तो इस प्रकार देखा जाए तो गाय एक शब्द से अनेक सारी जो है अवधारणाएं छुपी होती है। ये हमारे दिमाग में नेटवर्क बन जाता है, मानसिक संजाल बन जाता है, कॉन्सेप्ट नेटवर्क। तो इसे ही अवधारणाओं का मानसिक संजाल कहते हैं। आइए इसमें और आगे देखते हैं। एक अवधारणा जैसे गाय से कई जुड़े हुए ज्ञान बिंदु निकलते हैं, यह दर्शाता है कि बच्चों की समझ संबंधों की के जाल वेब की तरह बनती है। जितने अधिक अनुभव उतना बड़ा अवधारणा जाल। नेक्स्ट देखते हैं अवधारणाओं के बनने की प्रक्रिया, स्टेप वाइज प्रोसेस। सबसे पहला संवेदी अनुभव, सेंसरी इनपुट। बच्चा देखता, सुनता, छूता, सूंघता और चखता है। तुलना व भेद, क्या समान है क्या अलग है, ये करते हैं। फिर वर्गीकरण, ग्रुपिंग, समान चीज़ों को एक समूह में रखना और अलग चीज़ों को अलग करके, ये वैसे हम सेकंड में देख चुके थे, तुलना व भेद और वर्गीकरण। फिर समान चीज़ों का एक समूह करते जाते हैं। फिर नामकरण करते हैं, अनुभव को शब्द देना, भाषा से अवधारणा स्पष्ट होती है। यह अवधारणा के बनने की प्रक्रिया है। और अगला है मानसिक संगठन, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सभी जानकारियों को जोड़कर स्थायी समझ का नेटवर्क बनाता है। तो ये अवधारणा के बनने की प्रक्रिया रही। अवधारणाएं क्यों आवश्यक हैं? सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, पर्यावरण को वैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद मिलती है, ज्ञान व्यवस्थित और स्थायी बनता है, नए अनुभव को समझने के लिए आधार मिलता है, बच्चे समस्या समाधान और निर्णय क्षमता में निपुण होते हैं। तो यदि पूछा जाता है प्रश्न में अवधारणाएं क्यों आवश्यक है, तो इतने सारे पॉइंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, पर्यावरण को वैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद मिलती है, ज्ञान व्यवस्थित और स्थायी होता है, नए अनुभव को समझने के लिए आधार मिलता है और बच्चे समस्या समाधान और निर्णय क्षमता में निपुण होते हैं।
अर्थात आगे देखा जाए तो बच्चों की अवधारणाएं अनुभव, अवलोकन, तुलना, भाषा, ये 4 चीज़ों से बनती हैं। तो पूछा जा सकता है कि अवधारणाएं बनने की जो 4 मुख्य बातें हैं वो अनुभव, अवलोकन, तुलना और भाषा है। ईवीएस का काम है बच्चों को पर्याप्त अनुभव देना ताकि वे स्वयं सीखें, स्वयं समझें और स्वयं अवधारणाएं बना सकें। यही प्रभावी सीखने का वास्तविक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस की। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की प्रमुख अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। पर्यावरण अध्ययन एक समेकित विषय है जिसमें विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों का समावेश होता है। इसके माध्यम से बच्चों में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता और सामाजिक समझ का भी विकास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान मूलतः मानव और समाज का अध्ययन है। यह बच्चों को समाज, संस्कृति, सभ्यता और परिवेश के बारे में जानकारी देकर उनके बीच संबंधों की समझ विकसित करता है। आइए प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की मुख्य अवधारणाएं को समझते हैं। पहला पॉइंट है समाज के प्रति अपनत्व भावना का विकास। बच्चा अपने परिवार और पड़ोस से सामाजिक जीवन का अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा के माध्यम से यह बताया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं। कर्तव्यों का पालन करने से समाज और व्यक्ति दोनों का विकास होता है। इससे बच्चों में समाज के प्रति अपनत्व और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सामाजिक और भौतिक वातावरण का ज्ञान। बच्चों को यह समझना आवश्यक है कि भोजन, वस्त्र, निवास आदि आवश्यकताएं सामाजिक और भौतिक वातावरण से पूरी होती हैं। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित होती है। नेक्स्ट है भौतिक साधनों का महत्व। बच्चों को विभिन्न साधनों जैसे जल, जंगल, भूमि, खनिज, ऊर्जा स्रोतों का परिचय दिया जाता है भौतिक साधनों के महत्व के जरिए। साथ ही यह सिखाया जाता है कि संसाधनों का उचित उपयोग करें, उनका संरक्षण करें, अपव्यय ना करें, दुरुपयोग ना करें। अगला है लोकतंत्र की समझ एवं नागरिक बोध। लोकतंत्र के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक है कि नागरिक जागरूक हो, अपने अधिकार और कर्तव्य जानें, समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाएं। सामाजिक अध्ययन बच्चों में अच्छे नागरिक बनने के गुण विकसित करता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी। बच्चों को बताया जाता है प्रदूषण के कारण, उसके दुष्प्रभाव, नियंत्रण के उपाय जैसे वृक्षारोपण, पुनः उपयोग, स्वच्छता, और इससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ये रही सामाजिक अध्ययन की जो है पर्यावरण में प्राथमिक स्तर पर विशेष जानकारी या प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो है योगदान। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं सिलेबस का ही। कौशल क्या है? कौशल वह क्षमता है जिसे व्यक्ति करते करते अनुभव, अभ्यास और इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। कौशल रटने से नहीं बनता बल्कि कार्य करते समय शरीर, दिमाग, इंद्रियों के तालमेल से बनता है। ईवीएस में बच्चों को ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है जो उन्हें स्वयं सीखने, सोचने, करने और समस्या हल करने में सक्षम बनाए। साथियों थोड़ा थ्योरेटिकल भले ही है लेकिन इस थ्योरेटिकल शब्दों से ही प्रश्न बनता है। स्वयं सीखने, सोचने, करने और समस्या हल करने में सक्षम बनाए। यह कौशल ईवीएस में बच्चों को ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। इसका मुख्य पॉइंट है कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चे काम करके सीखें, समझ विकसित हो, निर्णय लेने की क्षमता आए, पर्यावरण से जुड़ाव बने, वास्तविक जीवन की समस्याएं हल कर सकें। यह कौशल की आवश्यकता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौशल के प्रकार। कौशल के प्रकार में 2 मुख्य प्रकार है, जन्मजात इनबॉर्न कौशल या स्किल्स, इनबॉर्न स्किल्स कह सकते हैं, सीखे गए या अर्जित कौशल। ये 2 मुख्य कौशल है, याद रखिएगा। कौशल का प्रकार पूछा जाता है तो 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात कौशल और सीखे गए या अर्जित कौशल। पहला देखते हैं जन्मजात कौशल, जन्म से मौजूद होती है। ये कौशल बच्चे के जन्म के साथ लेते हैं, यह बच्चे के साथ जन्म लेते हैं। याद रखिएगा यह कौशल समय के साथ अपने आप विकसित होते हैं। उदाहरण दूध पीना, रोना, हिलना, पकड़ना, चलना सीखना, हाथ पैर हिलाना, इनमें अभ्यास धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो स्थूल विकास से स्थूल सूक्ष्म
कौशल विकास से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की ओर बढ़ते हैं। तो यह जो है जन्मजात कौशल के कुछ उदाहरण हैं। आइए सीखे गए अर्जित कौशल के बारे में देखते हैं। तो जो अभ्यास से विकसित होते हैं, ये कौशल बच्चे लगातार अभ्यास, प्रयास और सही तरीके से सीखते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, किसान का कौशल, कुम्हार का कौशल। याद रखिएगा, जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक से ऐसा है कि एक ही दिन में सीख गए या एक ही बार में सीख गए, ऐसा होता ही नहीं है। यह धीरे धीरे अर्जित होता है, अनुभव से, लगातार प्रयास से। तो किसानों का कौशल, किसान जैसे कि अपने खेत की जो है निंदाई गुड़ाई करते हैं, फसल को अच्छे से प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए बहुत से मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उनमें जो है अच्छे पैदावार करने की भी कौशल योग्यता आती है। और कुम्हार का कौशल जैसे बर्तन बनाना, कितनी सफाई से बर्तन बनाना, वो अचानक या एक ही दिन में नहीं सीख जाता, वो धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। यह सबसे पुराना और उत्कृष्ट कौशल माना गया है। कुम्हार की तकनीक प्लस अनुभव प्लस इंद्रियों का उपयोग उच्च स्तर का कौशल है। तो ये रही कौशल के प्रकार। अब कौशलों का विकास, ये भी जो है देखा जाए तो सिलेबस का पार्ट है। कौशलों का विकास कैसे होता है, तो कौशल कैसे विकसित होता है, प्रोसेस जानिए। अभ्यास से, अनुभव से, इंद्रियों का उपयोग से, त्रुटि से सीखना, शरीर और दिमाग का तालमेल और सही मार्गदर्शन। जैसे डायरी लिखना व प्रश्न पूछना कौशल को निखारता है। बच्चों में मौसम नोट करना, डायरी लिखना और विषय से जुड़े प्रश्न पूछने पर संप्रेषण व चिंतन कौशल विकसित होते हैं। तो ये प्रोसेस को याद रखिएगा कौशल विकास की, कि अभ्यास, प्रैक्टिस, अनुभव, एक्सपीरियंस, इंद्रियों का उपयोग, त्रुटि से सीखना, शरीर और दिमाग का तालमेल, कोऑर्डिनेशन और सही मार्गदर्शन। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स है जिससे कौशल आसानी से विकसित होती है, प्रयास से विकसित होती है। ये उसकी प्रोसेस है। अब हम इस यूनिट से टॉप एमसीक्यू देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, उपरोक्त सभी। यह सीजीटेट 2017 पेपर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें से नैतिकता की समझ, अवधारणाओं की गहरी समझ, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व, ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाने के लिए आवश्यक बिंदु है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो और गतिविधियां पाठ्यपुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिविधियां जो है प्रकरणों के साथ हो। यह भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं। अगला 2017 में ही पूछा गया, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आता है। 3 प्रश्न इसमें शामिल है 2017 का। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो साथियों, इसमें जो है 2 मुख्य चीज़ों पर सी और डी में इसमें जो है ज़्यादातर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि विषय को रोचक बनाने में और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। इसमें जो है आप देखा जाए तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन डी को लिया गया था, कल्पना की योग्यता को बढ़ाने में। देखा जाए तो जो आंसर लिया था उसी में हम जाएंगे कि ऑप्शन डी जो है कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में, क्योंकि ये प्राइमरी स्तर की बात है और कविताएं और कहानियों से बच्चे जो है कल्पना करना सीखते हैं और इसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहायता करता है। तो देखा जाए तो रहने के लिए, विषय को रोचक बनाने के लिए भी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन व्यापम द्वारा ऑप्शन डी को लिया गया था। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो इसका जो है आंसर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर लिया गया था सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं,
कौशल एवं जानकारी, आदत एवं नैतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने जो है पर्यावरण की अपेक्षाएं में जो है 4 प्रकार की अपेक्षाएं देखी हैं, जिनमें से ये 3 शामिल हैं: अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत एवं नैतिक मूल्य। तो यह जो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए: केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी, और डी है भागीदारिता परक एवं चर्चा पर आधारित। तो इसका जो आंसर है साथियों भागीदारिता परक एवं चर्चा पर आधारित, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो अनुशंसा नहीं की पूछा गया है, तो अनुशंसा की है उसे जान लेते हैं। पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना, ये उसके अनुशंसा में शामिल है। स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, ये भी है। और कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को उनके परिवेश की जानकारी देना या उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ाना, ये भी उसमें जो है इसका अनुशंसा किया गया है। और नहीं है तो ये भी भाषाई कौशल का विकास जो है शामिल, लेकिन इसके अनुशंसा में नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है, लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार बोला गया है, तो यह इसका जो है अनुशंसा में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य कारण है। साथियों याद रखिएगा, खुले प्रश्न जब भी आए तो आप इसमें अपसारी चिंतन को डालिएगा। अपसारी चिंतन का अर्थ ही होता है खुले विचार या कई तरीके से सोचना। ओपन इंडेड क्वेश्चन भी बोला जाता है इसे, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। अपसारी चिंतन को इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, ये तो सही है, ये भी सही है। प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, ये भी सही है। और यहाँ परिप्रेक्ष्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो बच्चों को चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो सीमित शब्द जो है इसमें नकारात्मक शब्द है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यदि जल्दी में रहेंगे तो आप उपरोक्त सभी, ज़्यादातर उपरोक्त सभी में ही रहता है करके आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आंसर लिया गया था गतिविधि पर आधारित, केवल गतिविधि पर आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित नहीं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक पर आधारित तो पर्यावरण का कोई मुख्य उद्देश्य ही नहीं है, वो गतिविधि पर आधारित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लिया गया था, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। निश्चित रूप से यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बातें बताने में आनंद आता है। इसमें बच्चों का आदमी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ, यह किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है। देखिए कुछ इसी टाइप का प्रश्न हम ऊपर भी देखे हैं, लेकिन ऑप्शन के आधार पर काम करिएगा। यहाँ जो है देखा जाए तो अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में इसका आंसर आएगा, और वहाँ जो है कल्पना को ज़्यादा फोकस किया गया था, तो इसके आधार पर काम करिएगा। अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में सरोकार का उद्देश्य क्या है। अंक बढ़ाना, पुस्तक समाप्त करना, मूल्य ज्ञान व कौशल विकसित करना, केवल याद करना। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य ज्ञान व कौशल विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएस की 4 अपेक्षाएं में कौन शामिल नहीं है। मूल्य ये शामिल है, कौशल भी शामिल है, अवधारणा भी शामिल है। नहीं है तो प्रतियोगिता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधारणा का सही अर्थ है परिभाषा, संगठित समझ, रटंत ज्ञान, चित्र। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा संगठित समझ। याद रखिएगा, क्योंकि अवधारणा का सही अर्थ संगठित समझ है। नेक्स्ट है, कौशल क्या है। रटने की प्रक्रिया, अभ्यास से विकसित क्षमता, किताब पढ़ना, लिखना। इसका राइट आंसर है अभ्यास से विकसित क्षमता। नेक्स्ट है, जन्मजात कौशल का उदाहरण है साइकिल चलाना, दूध पीना, लिखना, पढ़ना। तो जन्मजात कौशल का उदाहरण क्या है। निश्चित रूप से यहाँ जन्मजात कौशल का उदाहरण है दूध पीना, क्योंकि साइकिल चलाना जो है इसमें जन्मजात कौशल नहीं है, ये अर्जित कौशल है। लिखना भी हम बाद में सीखते हैं, पढ़ना भी। तो दूध पीना यहाँ पास जन्मजात कौशल का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है, अर्जित कौशल का उदाहरण है रोना, पकड़ना, साइकिल चलाना, सांस लेना। निश्चित रूप से इसका उत्तर है साइकिल चलाना। इस प्रकार ये रही टॉप 20 क्वेश्चन जो इस यूनिट से रिलेटेड है। निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।